तो आज म्यूटेशन के ही आगे हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है स्पॉन्टेनियस लेजन्स। तो डीएनए में अगर अपने आप कहीं डैमेज हो रहा है तो उसी को स्पॉन्टेनियस लेजन कहते हैं, यानी कि इसको सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं नेचुरली अकरिंग डैमेज टू डीएनए। और इसकी वजह से स्पॉन्टेनियस लेजन्स की वजह से दो टाइप के म्यूटेशंस हो सकते हैं। एक तो सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन हो सकता है और दूसरा जो है वो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी इसकी वजह से हो सकता है। अब ये जो स्पॉन्टेनियस लेजन्स होते हैं इसमें जो सबसे कॉमन टाइप के हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक को कहते हैं डीप्यूरिनेशन और दूसरे को कहते हैं डीएमिनेशन। इन दोनों में भी जो डीप्यूरिनेशन वाला होता है ये ज़्यादा कॉमन होता है। तो सबसे पहले हम लोग डीएमिनेशन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर डीप्यूरिनेशन भी देखेंगे। डीएमिनेशन में बेसिकली एमीन ग्रुप का रिमूवल हो जाता है। तो जिन जिन बेसिस में एमीन ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, जैसे साइटोसिन है, एडेनिन है, गुआनिन है, इन सब में एमीन ग्रुप जो है वो रिमूव हो जाता है। तो इसको इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बेसिस कंटेनिंग एक्सोसाइक्लिक एमीन ग्रुप्स अंडरगो डीएमिनेशन। और रिटन मटेरियल से अच्छा है इसको हम लोग अगर डायग्रामेटिकली समझ लें तो ज़्यादा क्लियर रहेगा। अब जैसे इसमें हमारे पास ये बेसेस हैं, साइटोसिन है, ये एडेनिन है, इसके बाद गुआनिन है। ये तीन बेसिस जो हैं इसमें एमीन ग्रुप्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो दिस इज़ द एमीन ग्रुप यहाँ पे और यहाँ पे। एक्सोसाइक्लिक का मतलब कि साइकिल से बाहर ये जो एमीन ग्रुप्स मौजूद हैं। तो अगर इसमें साइटोसिन में ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन होता है तो उस केस में क्या बनेगा, यूरेसिल तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे ये एमीन ग्रुप यहाँ से हट गया और ऑक्सीजन अटैच हो गया, तो इसलिए ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन हो गया। तो साइटोसिन गेट्स कन्वर्टेड इनटू यूरेसिल। और हमको मालूम है कि साइटोसिन की जो बेस पेयरिंग प्रॉपर्टी होती है वो जी से होती है, जबकि यूरेसिल जो है वो किससे बेस पेयर करता है, ए से। बेस पेयर्स विद ए। तो जब बेस पेयरिंग प्रॉपर्टी चेंज हो गई तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे बेस सब्सटीट्यूट हो जाएगा जब डीएनए रेप्लिकेट करेगा। सिमिलरली एडेनिन का अगर ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन हो रहा है, शॉर्ट में लिख देते हैं ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, तो उस केस में हाइपोजेंथीन बनता है। और हाइपोजेंथीन की जो बेस पेयरिंग प्रॉपर्टी होती है वो बेस पेयर करता है साइटोसिन से, जबकि एडेनिन नॉर्मली किससे बेस पेयर करता है, टी से। तो अगर ये ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन हो गया तो हाइपोजेंथीन बन जाएगा, यानी कि एटी जो पेयर था वो अब जीसी पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये तो सी से ही बाइंड करेगा। तो नेक्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन में सी के कॉरस्पॉन्डिंग जी आएगा अगले राउंड ऑफ रेप्लिकेशन में। फिर
अगर 5 मिथाइल साइटोसिन की बात हम करें तो 5 मिथाइल साइटोसिन जो होता है इसका डीएमिनेशन होगा, या ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन इसमें भी कह सकते हैं सिंपली। तो ये डीएमिनेशन जो है वो इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ थायमीन, थायमीन फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे। और जाहिर सी बात है कि थायमीन जो है वो ए से बाइंड करेगा। गुआनिन, गुआनिन का भी ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन होगा। तो यहाँ पे पहले अमीन ग्रुप था, फिर ऑक्सीजन अटैच हो गया, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ज़ैंथीन। और ज़ैंथीन की जो बेस पेयरिंग प्रॉपर्टी होती है वो बेस पेयर्स विथ सी। तो यानी कि यहाँ पे बेस पेयरिंग प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है, गुआनिन भी सी से करता है और ज़ैंथीन भी सी से करता है। तो इसका कोई ख़ास इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब डीएनए रेप्लिकेट करेगा। तो ये तो बात हो गई डीएमिनेशन की। इसके बाद अगर हम बात करें डी प्यूरिनेशन की, या दोनों की एक साथ अगर हम बात कर लें, डी डी प्यूरिनेशन एंड डी पिरिमिडिनेशन। तो इसका मतलब ये होता है, डी प्यूरिनेशन क्या होगा कि यहाँ से जो प्यूरिन बेस है वो रिमूव हो जाएगा, रिमूवल ऑफ प्यूरिन बेस। और ये कैसे होता है? बाय ब्रेकेज ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो अगर ये पेंटोज शुगर है जो कि नॉर्मली प्रेजेंट होती है तो इसमें कार्बन 1 से ये बेस अटैच्ड होता है। अगर ये वाला बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा तो इसका मतलब कि बाकी का जो हिस्सा है यहाँ पे फॉस्फेट अटैच रहेगा, यहाँ कार्बन 5 होगा और इससे फॉस्फेट अटैच रहेगा। तो बेस रिमूव हो गया, तो अब बचा क्या? इतना हिस्सा, यानी कि प्यूरिन बेस रिमूव होने की वजह से डीप्यूरिनेशन हो गया। इसी तरह से सिमिलरली डीपिरिमिडिनेशन में क्या होगा कि रिमूवल ऑफ पिरिमिडीन बेस। और ये भी इसी वजह से होगा क्योंकि बेस जो है शुगर से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की हेल्प से अटैच रहता है। तो ये बॉन्ड जो है यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। डीप्यूरिनेशन और डीपिरिमिडिनेशन, इन दोनों की वजह से क्या चीज़ जेनरेट होती है? जेनरेशन ऑफ एपीसाइट्स। एपीसाइट्स को हम क्या कहते हैं? एपीसाइट का मतलब होता है ए प्यूरिनिक या ए पिरिमिडिनिक साइट्स। और एपीसाइट्स को हम लोग ए बेसिक साइट भी कहते हैं क्योंकि बेस यहाँ पे रिमूव हो चुका है। जनरली ये जो प्रोसेस होती है डीप्यूरिनेशन और डीपिरिमिडिनेशन की, ये कब होती है? इट इज़ मोर कॉमन एट एसिडिक पीएच। अगर पीएच एसिडिक की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो ये जो रिएक्शंस हैं ये फ्रिक्वेंटली होने लगेंगी। अब इन दोनों में भी जो डीप्यूरिनेशन है ये ज़्यादा कॉमन होता है क्योंकि जाहिर सी बात है प्यूरिन जो है वो उसमें डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, तो ऑलरेडी स्ट्रेन में रहता है डीएनए, तो अगर इसको रिमूव करने की बारी आती है तो फ्रिक्वेंटली रिमूव हो जाता है। और इसकी वजह से होता क्या है कि अगर बेस यहाँ से रिमूव हो गया तो जब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो बेस की वजह से ही स्पेसिफिसिटी आती है। अगर बेस ही नहीं मौजूद होगा तो जो डीएनए पॉलीमरेज है वो गलत बेस ऐड कर सकता है न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड में, जिसकी वजह से किस तरीके का म्यूटेशन यहाँ पे हो सकता है? इट मे लीड टू आइदर ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन।
तो ये दोनों टाइप के म्यूटेशंस यहाँ पे हो सकते हैं, और ये कब होगा? एट द टाइम ऑफ न्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस। तो यानी कि जब डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा होगा तो उस दौरान ट्रांजिशन या ट्रांसवर्जन हो सकता है। इसके अलावा और क्या तरीके हो सकते हैं म्यूटेशंस के? तो एक और तरीका होता है ऑक्सीडेटिव डैमेज। तो ऑक्सीडेटिव डैमेज में जो जो स्पीशीज इन्वॉल्व होती हैं वो बेसिकली रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज कहलाती हैं। शॉर्ट में हम इनको ROS कह देते हैं। अब जैसे एग्जांपल अगर हम यहाँ पे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज का लें तो जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जैसे सुपर ऑक्साइड रेडिकल हो गया या हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स जो होते हैं, तो ये सब भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की तरह काम करते हैं, और इनके रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज के अटैक की वजह से अलग अलग तरीके के बेस प्रोडक्ट्स जो है वो फॉर्म हो सकते हैं। जैसे एक बेस प्रोडक्ट है जिसको हम कहते हैं 8 ऑक्सो डिऑक्सी गुआनोसिन, या शॉर्ट में इसको हम कह देते हैं 8 ऑक्सो DG। और सिमिलरली एक और है प्रोडक्ट थाइमिडीन ग्लाइकॉल। तो ये जो दोनों के दोनों हैं ये बेसिकली क्या हैं? दे आर प्रोडक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेटिव डैमेज। तो ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो है ये इन प्रोडक्ट्स को फॉर्म करती हैं। तो प्रोडक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेटिव डैमेज। अब ये जो 8 ऑक्सो DG होता है ये किससे मिसपेयरिंग इसकी होती है? जैसे जनरली हम जानते हैं कि गुआनीन अगर होगा तो वो साइटोसिन से बेस पेयर करेगा, लेकिन जब इस तरीके से इसका फॉर्मेशन हो जाता है बिकॉज ऑफ ROS तो ये मिसपेयरिंग करता है। इट मिसपेयर्स विथ A, तो C की जगह ये A से बाइंड करने लगता है, जिसकी वजह से और सिमिलरली यहाँ पे भी, यहाँ थाइमिडीन ग्लाइकॉल में क्या होगा कि ये C से पेयरिंग करने लगेगा। जैसे नॉर्मली थाइमीन जो होता है वो A से करता है, बट ये C से करता है। तो इस वजह से GC to AT ट्रांसवर्जन हो जाता है यहाँ पे। तो ये किस वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ दीज रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। इसके अलावा म्यूटेशन का एक और तरीका हो सकता है जिसको हम कहते हैं ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजॉन्स भी म्यूटेशन कॉज करते हैं। ट्रांसपोजॉन पहले से मालूम है आप लोगों को कि क्या होता है। ट्रांसपोजॉन्स जो होते हैं DNA के सीक्वेंस होते हैं जिनकी क्या कैपेबिलिटी होती है? दे आर एबल टू इंसर्ट themselves या अपनी कॉपी बना के डायरेक्टली भी इंसर्ट हो सकते हैं, या अपनी कॉपी बना के और उस कॉपी को इंसर्ट करा सकते हैं। कहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं? किसी भी नई लोकेशन पे, एट अ न्यू लोकेशन ऑफ जीनोम। और जिस भी न्यू लोकेशन पे ये इंसर्ट होते हैं उस नई लोकेशन पे इन या टारगेट साइट पे इनकी कोई सीक्वेंस सिमिलैरिटी होने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली जाके इंसर्ट हो जाएंगे। और इंसर्ट होने की भी मैकेनिज़्म होती है, रिकॉम्बिनेशन के थ्रू ही इंसर्ट होते हैं ये। तो इसलिए ये किस तरीके का म्यूटेशन कॉज करते हैं? दे कॉज इंसर्शनल म्यूटेशन।
तो ये ट्रांसपोजॉन्स का हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे म्यूटाजेंस की। तो दो टाइप के म्यूटाजेंस तो हमने आपको बताए ही थे, फिजिकल और केमिकल एजेंट्स जो होते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल एजेंट्स भी म्यूटाजेन की तरह एक्ट कर सकते हैं। तो दे कैन बी केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स। बायोलॉजिकल एजेंट्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे दो टाइप के होते हैं। कुछ वायरसेस जो हैं वो म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं, और इसके अलावा ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स जो होते हैं वो भी हमने देखा कि इंसर्शनल म्यूटेशन कॉज कर रहे थे। अगर फिजिकल और केमिकल एजेंट्स की बात करें तो थोड़ा सा इसमें डिटेल में हम जाएंगे। जैसे सबसे पहले हम फिजिकल एजेंट्स की अगर बात करें, या फिजिकल म्यूटाजेंट्स की। अच्छा, म्यूटाजेन का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा एजेंट जो म्यूटेशन कॉज कर सके उसी को म्यूटाजेन कहते हैं। तो ये तो अंडरस्टूड है। अब इसमें फिजिकल म्यूटाजेंस में फिर से हमारे पास दो टाइप के हैं। एक को हम कहते हैं आयनाइजिंग रेडिएशंस, और दूसरी होती है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस। जैसे आयनाइजिंग रेडिएशन में अगर हम एग्जांपल लेना चाहें तो हमारे पास एक्स रेज हैं, बीटा रेज हैं। सिमिलरली नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन की बात करें तो हमारे पास यूवी रेज हैं। फिजिकली म्यूटेशन किस एजेंट की वजह से हो सकता है, इस बात को सबसे पहले बताया था एच.जे. मूलर ने। तो इन्होंने क्या पता लगाया कि he first demonstrated that X-rays can cause mutations, और ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी इन्होंने की थी ड्रोसोफिला में। तो फॉर एग्जांपल सेक्स लिंक्ड recessive lethal mutations in ड्रोसोफिला। तो ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंटल स्टडी, उसको एक्सरे से एक्सपोज करा के इन्होंने देखा कि बहुत सारे म्यूटेशंस इसमें हो रहे हैं। अब रेडिएशन की वजह से जो भी डैमेज होता है डीएनए को, वो दो तरीके से हो सकता है। तो रेडिएशन डैमेज की अगर हम बात करें तो दो तरीके हैं। एक तो डायरेक्ट डैमेज हो सकता है और दूसरा इनडायरेक्ट डैमेज हो सकता है। रेडिएशन डैमेज टू डीएनए। डायरेक्ट में क्या होता है कि रेडिएशन जब पड़ेगी तो डायरेक्टली जो है वो डीएनए को ब्रेक कर दे, यानी कि ब्रेकेज ऑफ डीएनए हाई एनर्जी की वजह से। इनडायरेक्ट में क्या होता है, अच्छा, और ये जो ब्रेकेज ऑफ डीएनए है, ये कौन से फिजिकल म्यूटेशंस करते हैं? ब्रेकेज ऑफ डीएनए मेनली बाय आयनाइजिंग रेडिएशंस, क्योंकि उनके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। एक्सरे, गामा रे, बीटा रे, ये सब आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं। तो ये ब्रेकेज ऑफ डीएनए कॉज करती हैं, और इनको इसीलिए कहा जाता है, दे आर नोन एज क्लैस्टोजेनिक एजेंट्स। इसका मतलब क्या हो गया कि दे कॉज क्रोमोसोमल ब्रेकेज। जब डीएनए ब्रेक होगा तो जाहिर सी बात है कि क्रोमोसोम ब्रेक होगा ही। तो ऐसे एजेंट्स को क्लैस्ट्रोजेनिक एजेंट्स कहते हैं, विच आर आयनाइजिंग रेडिएशंस।
जबकि इनडायरेक्ट में क्या, इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या होता है कि यहाँ पे रेडिएशन की वजह से कोई रिएक्टिव स्पीशीज बन जाती है। तो यहाँ पे रेडिएशन कॉजेज फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टिव स्पीशीज, और ये जो रिएक्टिव स्पीशीज होती है वो डीएनए को अफेक्ट करती है, विच अफेक्ट्स डीएनए। ठीक है, तो अब जैसे अब कौन सी फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टिव स्पीशीज, तो कौन सी स्पीशीज बन सकती है, जैसे कि हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स अगर तैयार हो गए तो फिर इसके बाद ये रेडिकल्स जो है वो अपना असर दिखाएंगे। नॉन, ये तो आयनाइजिंग रेडिएशन का हमने बात किया कि ये डायरेक्ट इफेक्ट दिखाते हैं। अगर नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन की हम बात करें तो उसमें हमारे पास यूवी रेज हैं मेनली, तो इन्हीं की हम बात करेंगे। को यहाँ पे क्लोज करते हैं। तो यूवी रेज का अगर हम स्पेक्ट्रम देखें तो 3 वेवलेंथ बैंड्स में ये मेनली डिवाइड किए गए हैं, तो सब डिवाइडेड इनटू 3 वेवलेंथ बैंड्स। कितनी एनर्जी है इसके बेसिस पे 3 बैंड्स इसके बनते हैं। सबसे पहले को हम कहते हैं यूवी ए, जिसकी जो वेवलेंथ होती है वो 400 टू 320 नैनोमीटर होती है। यूवी बी जो होती है इसकी वेवलेंथ होती है 320 टू 280 नैनोमीटर, जबकि यूवी सी की जो वेवलेंथ होती है वो 280 टू 100 नैनोमीटर होती है। वेवलेंथ जितनी कम होगी उसका मतलब फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये जो यूवी सी होती है ये सबसे ज़्यादा डैमेजिंग इफेक्ट कॉज करती है। इसका मतलब कि इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। डीएनए का जो पीक एब्जॉर्प्शन होता है वो 260 नैनोमीटर पे होता है। तो इसका मतलब कि यही वाली जो रे है 280 से 100 वाली, ये कॉज करेगी, इसी पे डीएनए एब्जॉर्ब करेगा यूवी रेस को, और जिसकी वजह से डीएनए का डैमेज होगा। तो इस पॉइंट को अगर हम देख लें, डीएनए एब्जॉर्प्शन पीक ये होता है 260 नैनोमीटर, और जाहिर सी बात है यूवी की ही बात कर रहे हैं हम, और इस नैनोमीटर की जो रेज होती हैं वो यूवीज ही होती हैं, क्योंकि अपने वेवलेंथ से ही कोई रे पहचानी जाती है। अगर 400 से 700 के बीच में होगी तो वो पार कहलाती है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। तो ये विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम होता है। तो अब यूवी रेज का सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि इसकी वजह से जनरली हम उसको क्या कह देते हैं, पिरिमिडीन डाइमर। और पिरिमिडीन डाइमर फॉर्मेशन जो है इसमें भी मेनली थायमीन डाइमर्स जो है वो बन जाते हैं। अब इसको समझने के लिए एक इमेज की हेल्प लेते हैं। इस तरीके से कुछ थायमीन डाइमर का फॉर्मेशन होता है कि बगल बगल में थायमीन जो है वो मौजूद है, दिस इज टी, दिस इज ऑल्सो टी। और जब इस पे यूवी रे इंसिडेंट होती है तो पांचवा कार्बन जो होता है, पांचवी पोजीशन जो होती है और छठी पोजीशन, ये आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिसके चलते एक साइक्लोब्यूटेन रिंग का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है, और इसी को हम थायमीन डाइमर कहते हैं। और इसको इंडिकेट इस तरीके से करते हैं, उल्टा कैप इसको लगा के। तो ये जो साइक्लोब्यूटेन रिंग है ये 4 मेंबर्ड रिंग है। अब इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है,
इसकी वजह से बेसिकली जो डीएनए पॉलीमरेज है वो मिस कर जाता है वो थायमिन डाइमर, क्योंकि जहाँ पे डीएनए का स्ट्रैंड है और जहाँ थायमिन डाइमर बन रहा है तो वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ बल्ज आउट कर जाता है। दिस इज द लोकेशन ऑफ टी डाइमर। तो जब रीडिंग होती है बेस की बाई आर डीएनए पॉलीमरेज तो ये यहाँ पे रीड नहीं कर पाता है, तो वहाँ पे कोई भी बेस इनकॉर्पोरेट नहीं होता, मिस हो जाता है वहाँ पे, या रैंडमली कोई दूसरा बेस भी इनकॉर्पोरेट हो सकता है बस, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी कम होती है। तो गैप क्रिएट हो जाता है। एक और तरीके का जो डाइमर बनता है वो कहलाता है, यानी कि अनदर टाइप ऑफ यूवी इंड्यूस्ड फोटो प्रोडक्ट। लाइट की वजह से बन रहा है ये प्रोडक्ट, ये होता है 6,4 पिरिमिडीन डाइमर। यहाँ ऊपर हमने देखा था 5,6 या 6,5 थायमिन डाइमर में बन रहा था, यहाँ पे 6,4 पिरिमिडीन डाइमर तैयार होता है, जिसमें कार्बन नंबर 6 और 4 जो है वो आपस में जुड़ जाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है उनके बीच में। तो हमने क्या बताया था यहाँ पे कि अगर डीएनए पॉलीमरेज यहाँ आएगा तो वो मिस कर जाएगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो म्यूटेशन होता है उसको हम कहते हैं डिलीशन म्यूटेशन। नए स्ट्रैंड में डिलीशन हो जाएगा, वहाँ पे कोई बेस इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाएगा। यूवी रेडिएशन की वजह से एक और स्ट्रक्चर बन सकता है और उसको हम कहते हैं, तो यहाँ पे अगर इसी तरीके से लिख दें सब कुछ, तो वो जो स्ट्रक्चर कहलाता है वो होता है साइटोसिन हाइड्रेट। अब ये साइटोसिन हाइड्रेट कैसे बनता है, तो इसको भी एक इमेज की हेल्प से हम लोग समझ लें। अगर इस पे ध्यान दें तो ये साइटोसिन है, जब इसके ऊपर यूवी रे इंसिडेंट होगी तो उस कंडीशन में ये एक मॉलिक्यूल वाटर से एसोसिएट होगा, दिस इज द वाटर मॉलिक्यूल, और 5वीं पोजीशन पे ये OH ग्रुप जो है वो अटैच हो जाएगा, और 6ठी पोजीशन पे जो H+ था वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से साइटोसिन हाइड्रेट का फॉर्मेशन भी होता है। और इसकी बेस पेयरिंग प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है, साइटोसिन G से करता है, ये T से करता है। अगर हीट या टेम्परेचर ज़्यादा रखा जाएगा तो उस केस में क्या होता है, जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो ब्रेक हो सकता है। तो सपोज करिए हीट है, तो हीट की वजह से जो N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो ब्रेक हो सकता है, और अगर ये ब्रेक होगा तो क्या होगा, इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एपी साइट्स, क्योंकि जो बेस है वो मेन न्यूक्लियोटाइड से अलग हो जाएगा, तो एपी साइट क्रिएट होगी, और एपी साइट जहाँ पे क्रिएट होती है वहाँ पे भी वहाँ पे किस तरीके का म्यूटेशन हो रहा था हमने पहले देखा, ट्रांजिशन हो सकता है या ट्रांसवर्जन हो सकता है। जब ये एपी साइट क्रिएट होती है तो जो बचा हुआ शुगर फॉस्फेट है वो अनस्टेबल हो जाता है और उसका रैपिड डिग्रेडेशन हो जाता है, तो उसकी वजह से वहाँ पे गैप भी क्रिएट हो सकता है। अगर थोड़ा सा डिले हुआ तो गैप क्रिएट होगा, जिसकी वजह से डिलीशन म्यूटेशन भी हो सकता है। तो अगर इस पॉइंट को यहाँ पे हम ऐड कर दें कि शुगर फॉस्फेट that remains is unstable and rapidly degraded,
तो ये डिग्रेड हो जाता है और इसकी वजह से क्या होगा, अ गैप इज क्रिएटेड, और गैप क्रिएट हो जाएगा तो डिलीशन म्यूटेशन हो सकता है। तो ये तो बात हो गई फिजिकल म्यूटाजेंस की। अब हम बात करेंगे केमिकल म्यूटाजेंस की। तो केमिकल म्यूटाजेंस जो होते हैं वो 3 अलग अलग तरीके से म्यूटेशन को इंड्यूस कर सकते हैं। तो कैन इंड्यूस म्यूटेशन बाय 3 डिफरेंट मैकेनिज्म्स, और ये 3 मैकेनिज्म्स क्या हैं। सबसे पहला काम ये कर सकते हैं कि दे कैन रिप्लेस ए बेस, दे कैन रिप्लेस अ बेस इन द डीएनए, या दूसरा काम ऑल्टर अ बेस, जिसकी वजह से इट लीड्स टू मिस पेयरिंग। अगर बेस की प्रॉपर्टी को चेंज करेंगे तो वो किसी कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे गलत बेस से पेयरिंग कर लेगा, या बेस को पूरी तरह से डैमेज कर दें जिसकी वजह से कोई पेयरिंग ही ना हो, नो पेयरिंग विद अनदर बेस। तो ये 3 मैकेनिज्म होती है जो केमिकल म्यूटाजेंस ऑपरेट करते हैं, जिसके थ्रू। अब ये जो म्यूटाजेंस हैं इनको भी 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। तो क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। अब वो 3 कैटेगरीज क्या क्या हैं, हम सभी की बात कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक की नहीं। तो केमिकल म्यूटाजेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। सबसे पहले जो होते हैं वो कहलाते हैं बेस एनालॉग्स, दूसरे कहलाते हैं बेस मॉडिफायर्स, और जो तीसरी कैटेगरी है वो होती है इंटरकैलेटिंग एजेंट्स की। इसमें जो बेस एनालॉग्स होते हैं इनके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इनकी जो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होती है वो किसी विद नॉर्मली फाउंड बेस, डीएनए में जो 4 टाइप के बेसेस होते हैं उनमें से किसी से भी इसकी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी हो सकती है, जिसकी वजह से ये उस बेस को रिप्लेस कर सकते हैं डीएनए में। जैसे कि एक बेस एनालॉग है 5 ब्रोमो यूरेसिल, या शॉर्ट में इसको 5BU कह देते हैं। तो अगर नॉर्मली क्या है, यूरेसिल है, लेकिन अगर ये नॉर्मली यूरेसिल है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग बेस ए आएगा, लेकिन जब 5 ब्रोमो यूरेसिल हो जाता है तो ये टी से बाइंड करता है, थाइमीन से, और वो भी उसकी भी स्पेसिफिक कंडीशन है। और वो कंडीशन क्या है उसको हम डायग्राम की हेल्प से समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। लेट्स सी। यहाँ पे ये नॉर्मल कंडीशन है, और ऑलरेडी सेल के अंदर कहीं से 5 ब्रोमो यूरेसिल आ गया, दिस इज़ द बी, ये 5 ब्रोमो यूरेसिल है, तो ये आ गया। अब ये क्या करेगा, 5 ब्रोमो यूरेसिल, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें
तो ऊपर का सीक्वेंस और नीचे का सीक्वेंस हमको सिमिलर नज़र आ रहा है। ये किसको रिप्लेस कर रहा है बेसिकली? एट द प्लेस ऑफ थायमीन। ठीक, टॉटोमेरिक शिफ्ट होता है इसमें। इसका मतलब क्या हो गया कि नॉर्मल यहाँ पे अगर ये टी की जगह बी प्रेजेंट है 5 ब्रोमो यूरेसिल, तो कोई दिक्कत नहीं है। कब नहीं है ये दिक्कत? जब ये अपने कीटो फॉर्म में है। तो कीटो फॉर्म में जैसे यहाँ थायमीन जो है वो एडेनिन से पेयरिंग कर रहा था, वैसे ही 5 ब्रोमो यूरेसिल एडेनिन से पेयरिंग करेगा। लेकिन जब इसका टॉटोमेरिक शिफ्ट होगा और ये बी के ऊपर जो डॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब जब इसका इनॉल फॉर्म आ जाएगा तो उस केस में जो इसकी बेस पेयरिंग प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे ध्यान से आप देखें तो इस केस में ये नॉर्मल कीटो फॉर्म में था, यहाँ पे कीटो है ये, लेकिन यहाँ पे बी डॉट जब लग गया तो ये इनॉल फॉर्म में हो गया। और ये टॉटोमेरिक शिफ्ट जो है ये तो लगातार चलता रहता है। अगर ये इनॉल फॉर्म में आ गया तो उस कंडीशन में इसकी जो बेस पेयरिंग प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाती है। तब ये एडेनिन की जगह गुआनिन से बाइंड कर जाता है। तो है वही बेस, लेकिन इसका सिर्फ आइसोमेरिज्म हो गई है इसमें। तो अब ये इनॉल फॉर्म इसकी जो है वो गुआनिन से पेयरिंग कर रही है। तो जब इस डीएनए का सेकेंड राउंड रेप्लिकेशन होगा तो यहाँ पे सी आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा म्यूटेशन हो गया? ट्रांजिशन या ट्रांसवर्जन? जीसी। तो पहले यहाँ पे क्या था? टी, अब यहाँ पे सी आ गया है। तो ये ट्रांजिशन म्यूटेशन हो गया। इसको चाहे तो हम लिख भी सकते हैं यहाँ पे ट्रांजिशन। तो इस तरीके से बेस एनालॉग्स जो है वो म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेकेंड कैटेगरी थी यानी कि बेस मॉडिफायर्स की, तो बेस मॉडिफायर्स में नेक्स्ट यहाँ पे हम लिख दें इसको बेस मॉडिफायर्स, यानी बेस में कुछ चेंज करेंगे, उसको मॉडिफाई करेंगे। और इसमें मेनली हमको दो टाइप स्टडी करनी है। एक तो डीएमिनेटिंग एजेंट्स, और डीएमिनेशन से क्या चेंजेस हो रहे थे वो हम पहले ही देख चुके हैं। बेस पेयरिंग प्रॉपर्टी भी चेंज होती है। और दूसरे होते हैं एल्काइलेटिंग एजेंट्स, यानी एल्काइल ग्रुप का अटैचमेंट ये बेस से कर देंगे। तो डीएमिनेटिंग एजेंट्स क्या करेंगे? ये अमीन ग्रुप का रिमूव करेंगे, नाम से ही क्लियर हो रहा है। तो ये बेसिकली जो डीएमिनेटिंग एजेंट्स जो बेस को मॉडिफाई करते हैं, ये किस तरह से एक्ट करते हैं? दे आर बेसिकली नाइट्रस एसिड्स, क्योंकि अमीन ग्रुप को रिमूव कर रहे हैं। और रिमूवल भी किस किस से होगा ये भी हम पहले देख चुके हैं। साइटोसिन, एडेनिन और गुआनिन जिसके पास एमीन ग्रुप मौजूद है। थाइमीन के पास तो है नहीं, इसलिए उसका डीएमिनेशन नहीं हो सकता है। एक और स्पेसिफिक है सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड जो है वो केवल और केवल साइटोसिन पे एक्ट करता है। तो उसकी मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म में हमको जाने की ज़रूरत नहीं है, ये फैक्ट इसको याद रखना है। सच एक्ट्स ऑन साइटोसिन ओनली, और बाकी बेसिस पे ये एक्ट नहीं करता है। इसको भी हम अगर दोनों डीएमिनेटिंग एजेंट्स और एल्काइलेटिंग एजेंट्स को डायग्राम की हेल्प से समझ लें तो
यहाँ पे एडेनिन है जो कन्वर्ट हो रहा है हाइपोजेंथीन में, नाइट्रस एसिड के प्रेजेंस में या डेमिनेटिंग एजेंट के प्रेजेंस में। तो एडेनिन इनिशियली पेयर कर रहा था टी से, लेकिन हाइपोजेंथीन बनने के बाद सी से, तो ट्रांजिशन किस तरीके का हुआ, एटी से जीसी में ट्रांजिशन हो गया। सिमिलरली साइटोसिन के ऊपर अगर नाइट्रस एसिड ऐड करेगा तो ये इसको डेमिनेट करा के यूरेसिल में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे भी बेस पेयरिंग प्रॉपर्टी चेंज हो गई, जीसी का एटी में ट्रांजिशन हो गया। अब एल्काइलेटिंग एजेंट की अगर हम यहाँ पे बात कर लें, तो एल्काइलेटिंग एजेंट्स जो होते हैं इनका काम ही है कि दे ऐड एल्किल ग्रुप्स टू नाइट्रोजनस बेसिस। अब इसमें हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि EMS जिसको एथिल मीथेन सल्फोनेट कहते हैं, और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज नाइट्रोजन मस्टर्ड गैस। सिमिलरली MMS भी होता है, तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं ये होगा मेथिल मीथेन सल्फोनेट। इसके अलावा NTG होता है, ये होता है नाइट्रोसो गुआनिडीन। और इसके अलावा एक और एग्जांपल है हमारे पास एल्काइलेटिंग एजेंट का, डाई मिथाइल नाइट्रोसामीन। तो ये सारे के सारे एल्किल ग्रुप अटैच कर देते हैं DNA में, और इसीलिए एल्काइलेटिंग एजेंट इनको कहा जाता है। तो इसको भी अगर हम डायग्रामेटिकली समझ लें, तो यहाँ पे नॉर्मली गुआनिन था जिसकी बेस पेयरिंग C से हो रही थी। इथिल मीथेन सल्फोनेट की प्रेजेंस में गुआनिन कन्वर्ट हो गया ओ इथाइल गुआनिन में या EG में, जिसकी बेस पेयरिंग T से हो रही है। तो यहाँ पे GC AT में ट्रांजिशन हो गया। सिमिलरली थायमीन पे जब EMS एक्ट करता है तो O4 इथाइल थायमीन बनाता है, जो कि A की जगह G से पेयर करता है, तो TACG ट्रांजिशन यहाँ पे हो जाता है। तो ट्रांजिशन म्यूटेशंस इसमें हो रहा है। एक और केमिकल म्यूटाजेन है जिसका नाम होता है हाइड्रोक्सिलामीन। हाइड्रोक्सिलामीन जो है ये भी एक म्यूटाजेन ही है, लेकिन इसकी जो मैकेनिज्म होती है वो एल्काइलेटिंग एजेंट से डिफरेंट होती है। ये क्या करता है, इट हाइड्रोक्सिलेट्स एमीन नाइट्रोजन ऑफ साइटोसिन, और इसकी वजह से क्या फॉर्म हो जाता है, N4 हाइड्रोक्सी साइटोसिन। जब N4 हाइड्रोक्सी साइटोसिन फॉर्म हो जाता है तो इसकी मिस पेयरिंग किससे होती है, इट मिस पेयर्स विथ एडेनिन। साइटोसिन जनरली गुआनिन से होता है पेयर, लेकिन जब N4 हाइड्रोक्सी साइटोसिन बन जाता है तो इसकी पेयरिंग मिस पेयरिंग एडेनिन से होती है। लास्ट में जो था तीसरा, वो होते हैं इंटरकैलेटिंग एजेंट्स। तो इंटरकैलेटिंग एजेंट्स जो है इनकी खासियत होती है कि जैसे DNA का डबल स्ट्रैंड है, तो इसमें जो बेस पेयरिंग हो रही है इनके बीच में ये जाके ऐसे इंसर्ट हो जाते हैं बीच बीच में। तो ये हैं इंटरकैलेटिंग एजेंट्स।
जो दो बेस पेयर्स के बीच में इंसर्ट हो सकें। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये फ्लैट मॉलिक्यूल्स होते हैं और इसी की वजह से दे कैन स्लिप बिटवीन बेस पेयर्स इन डबल हेलिक्स, और इसकी वजह से ये थोड़ी सी अनवाइंडिंग कॉज करते हैं, कॉज स्लाइट अनवाइंडिंग, क्योंकि स्पेस थोड़ा सा ऑक्यूपाई करेंगे ही। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल्स एल्काइलेटिंग इंटरकैलेटिंग एजेंट्स का अगर लें तो प्रोफ्लेविन, एक्रिडीन ऑरेंज, ETBR यानी एथिडियम ब्रोमाइड, तो इन सभी को कलेक्टिवली कहा जाता है ICR यानी इंटरकैलेटिंग रिएजेंट्स, और इनको नंबर दिया जाता है इंटरकैलेटिंग रिएजेंट्स। तो इनको नंबर अलग अलग दिया जाता है, जैसे ICR 170, ICR 191 नंबर दे दिया जाता है नाम के हिसाब से। अब इनकी वजह से ये किस तरीके का म्यूटेशन कॉज करते हैं? दे कॉज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्यों हो जाता है? क्योंकि ये इंसर्शन या डिलीशन करा सकते हैं, किसका? ऑफ सिंगल बेस पेयर। क्योंकि इनकी वजह से, इनकी एंट्री की वजह से थोड़ा सा स्पेस खुल जाता है, अनवाइंड हो जाता है DNA, तो वहाँ पे बेस, एडिशनल बेसिस जो है वो इनकॉर्पोरेट हो सकते हैं। तो इस तरीके से म्यूटाजन के टाइप्स हमने कंप्लीट कर लिए।